ज्ञानदूत श्रृंखला में आपका स्वागत है। ज्ञानदूत के तहत आप कई विधाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम उपन्यास का एक सामान्य परिचय लेने वाले हैं। उपन्यास साहित्य विधाओं में सबसे लोकप्रिय विधाओं में आती है। इसके पाठक भी सर्वाधिक है। उपन्यास के बारे में अगर हम शुरुआत में सारांश देखना चाहें, समझना चाहें, तो प्रेमचंद एक ऐसे मील के पत्थर है जिससे कथा साहित्य का नामांकन होता है, चिन्हितकरण किया जाता है। यानी प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के बाद। इस तरह से एक सामान्य पाठक भी प्रेमचंद को अच्छी तरह से जानता है। सबसे पहले उपन्यास को समझने के लिए उपन्यास क्या है, उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास कहां से आया, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उपन्यास बना किस तरह से है। उप प्लस न्यास। उपसर्ग का मतलब होता है समीप। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। न्यास जिसे कहते हैं, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। न्यास न्यास का मतलब होता है एक तरह से धरोहर। वो जो हम हमारे आसपास है, हमारा समाज, व्यक्ति, परिवार, मोहल्ला, गांव और देश, वो सारा समाज इसके अंदर आ जाता है, जिसे हम बहुत नजदीक से पहचानते हैं। किसी व्यक्ति पात्र को लेकर के, जो पारिवारिक हो सकता है, मित्र हो सकता है, नामधारी व्यक्ति हो सकता है, सामान्य आम आदमी हो सकता है। अगर परिभाषा की दृष्टि से देखें तो कई परिभाषाएं उपन्यास की गई। हम सीधे और सरल शब्दों में अगर समझना चाहें तो प्रेमचंद ने जो परिभाषा दी है कि उपन्यास समाज का चित्र है, व्यक्ति का चरित्र चित्रण इसमें किया जाता है, यानी समाज इसमें निरूपित होता है। इसके बाद पहला सवाल यह आता है कि जब उपन्यास की अगर परंपरा देखें, इतिहास देखें, तो पहला उपन्यास कौन सा होता है। यानी पहला उपन्यास कौन सा कहलाएगा। उपन्यास के इस क्रम को हम आगे बढ़ाएं। उपन्यास दरअसल आज इतना चर्चित हुआ, इसको 150-200 साल हुए। इसके पहले उपन्यास यहां नहीं लिखे जाते थे। पाश्चात्य देशों से, अंग्रेजों के साथ ये विधा आई, बंगाल से होते हिंदी में। तो उपन्यास जब कहा जाता है तो हमें हमारे साहित्य में आदिकाल में अगर हम देखें तो हमें महाकाव्य दिखाई देता है। ये महाकाव्य के समानांतर रख करके इसे समझ सकते हैं। यह आज का महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य और उपन्यास में समानता का एक कारण यह है कि जिस तरह से महाकाव्य में धीरोदात्त नायक हुआ करते थे, उसी तरह से उपन्यास में धीरोदात्त न हो, लेकिन आम जन से ही क्यों न हो, पर एक नायक जरूर होता है जो शुरू से लेकर के अंत तक अपनी छाप छोड़ता है, व्यक्ति का एक चरित्र रखता है,
और एक मूल्य मान्यताएं वो स्थापित करता है, संघर्ष करता है, एक जीवन को दिखाने का प्रयास उसमें निहित होता है। उपन्यास के साथ दो चीजें उभर करके आई कि उपन्यास जब लिखा जाने लगा, तब लिखा जाने लगा जब गद्य का प्रादुर्भाव हुआ। गद्य का गद्य में लेखन आरंभ होता है, गद्य विधाओं का। इस तरह से हम देखेंगे कि उपन्यास का आधार मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग इसमें पूरी तरह से चित्रित, निरूपित किया जाता है, जिसमें निम्न वर्ग भी शामिल है। महाकाव्य और उपन्यास में जो फर्क आया, महाकाव्य राजतंत्र में पैदा हुआ साहित्यिक रूप था और उपन्यास औद्योगिकीकरण के दौरान लिखा जाता है आम आदमी के लिए। मध्यम वर्ग जहां पैदा हो रहा था, उसका जीवन चरित्र इसमें उभर करके आता है। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। कथा तत्व, जिसे कहानियों या उपन्यास दोनों के 6 तत्व पाए जाते हैं। इन 6 तत्वों के आधार पर कहानी और उपन्यास बनते हैं। कई बार विद्यार्थी इस रूप में असमंजस में पड़ जाता है जब उसे लगता है कि उपन्यास और कहानी में फर्क क्या है। एक विस्तार, फैलाव और पात्रों का घटाटोप उपन्यास में होता है, घटनाएं अधिक होती है। कहानी में ये चीजें कम से कम होती है, क्षणिक होती है। अगर हम उपन्यास को एक बगीचा कह दें तो कहानी को एक गमला कहा जा सकता है। इस तरह से कम पात्र में कहानी और किसी एक बिंदु पर कहानी आधारित होती है, तेजी से आगे बढ़ती है और तेजी से विकास करती हुई एक क्षणिक चमक के रूप में कहानी अपना असर दिखाती है पाठक पर। इसलिए कहते हैं कि कहानी का अंत रचनाकार संभल करके करता है, एक नीति कथा की तरह। जैसे वो कुछ चीज छोड़ करके जाता है जिससे पाठक क्षण भर के लिए चमत्कृत होता है। लेकिन उपन्यास में इस तरह से का प्रयास नहीं होता। उपन्यास में फैलाव होता है, विस्तार होता है, एक समंदर की तरह। तो हम क्रम से आगे देखते हैं कि उपन्यास के 6 तत्वों के अलावा इसमें उपन्यास एक लोकप्रिय विधा है। उपन्यास का कथा शिल्प में विकास होता है। जब उपन्यास आरंभ में लिखे जा रहे थे, वो कथा शिल्प की दृष्टि से कमजोर थे। प्रेमचंद के दौरान आते आते कथा शिल्प की दृष्टि से सक्षम होते हैं, परिपक्व होते हैं। हम क्रमशः अगर इसे देखें कि उपन्यास का आरंभ जब होता है, जब गद्य विधा लिखी जाने लगती है, पाठक हिंदी सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। उपन्यास पढ़ने के लिए पहले उर्दू में साहित्य लिखा जा रहा था। उपन्यास पाश्चात्य साहित्य की देन है और अंग्रेजों का प्रभाव सबसे पहले बंगाल पर पड़ता है। इसलिए बंगाल में उपन्यास लिखे गए और वहीं से अनुवादित होकर के उपन्यास हिंदी में आते हैं। कई उपन्यास हूबहू अंग्रेजी उपन्यासों का एक नकल भर था। अगर हम आदिकाल से देखें तो पता चलेगा कि उपन्यास में कथा तत्व होते हैं और कथा तत्व आदिकाल के साहित्य में भी देखा जाता है, जैसे हर्षचरित, कादंबरी, नीति कथाएं आदि। हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि जब उपन्यास की बात करते हैं तो पहला उपन्यास यानी पहली रचना कौन सी हो सकती है, इस पर मत भिन्नता रही है, एक मतता नहीं बन पाई। आरंभिक उपन्यास के बतौर रानी
केतकी की कहानी का नाम उभर करके आता है। ये सबसे पहले ये उपन्यास सामने आया एक, लेकिन चूंकि इसका शीर्षक में कहानी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे उपन्यास कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि रचनाकार का उद्देश्य भी शायद ये नहीं रहा था। भाग्यवती जब सरदाराम फिल्लोरी ने 1872 में लिखा, ये बहुत हद तक हम इसे पहला उपन्यास कह सकते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को, जो 1882 में लिखा गया, इस उपन्यास को महत्वपूर्ण माना। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य इतिहास के ऐसे पुरोधा रहे जिन्होंने इस उपन्यास के अनुवाद को लेकर के कलम चलाई, और उसी दौर में दो रचना सामने आई, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। इस दौरान राधा कृष्ण दास का निसाय हिंदू, दूसरा बालकृष्ण भट्ट बहुत अच्छे साहित्यकार रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र के दौर में, जिन्होंने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान नाम से उपन्यास लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो प्रिय प्रवास के रूप में हिंदी के पाठक पहचानते हैं, आपने ठेठ हिंदी का ठाठ नाम से उपन्यास लिखा। इन आरंभिक उपन्यासों में एक प्रवृत्ति थी कि ये जिस तरह से हितोपदेश में उपदेश निहित होते हैं, चूंकि हितोपदेश की श्रृंखला में लिखी गई जितनी भी रचनाएं हैं, उसमें ऐसा लगता है कि रचनाकार जैसे उपदेश देने के लिए ही रचना करता है, या जब अंग्रेज यहां थे, इसके पहले मुसलमानों का शासन था, तो मुसलमानों से आक्रांत रहे, अंग्रेज आए, मुसलमानों का डर इस कदर था कि वो हिंदुओं की रक्षा के बतौर, हिंदुओं की पहचान, अस्मिता बनी रहे, इसलिए कुछ शीर्षक उभर करके आए कि निसहाय हिंदू। ये हिंदुओं को एक तरह से बुस्ट करने का एक तरीका था। देवकी नंदन खत्री 1861 से लेकर के 1913 तक लिखते रहे। आप इतने मशहूर हुए, आपने चंद्रकांता लिखी, और इस चंद्रकांता के बाद चंद्रकांता संतति नाम से एक श्रृंखला ही लिखने लगे। उपन्यास एक तरह से लोकप्रिय होता है देवकी नंदन खत्री की कलम से। आपकी रचनाओं में तिलस्म, कल्पना प्रसूत रचनाएं थी, कल्पना जनित थी, घटना का बाहुल्य हुआ करता था, लेकिन कौतूहल बराबर बना रहता, और कौतूहल के चलते जिज्ञासा बना रहती। इस तरह से उपन्यास के पाठक बढ़ते हैं। दूसरी बात यह हुई कि इनसे पहले अंग्रेजी की नकल कहलाते थे वो रचनाएं, वो अनुवाद किए जाते थे, और अनुवाद करने के चलते वो एक नकल ही कह करके रहे, इसलिए आपके दौर में अनुवाद से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से कह सकते हैं कि हिंदी हिंदी खड़ी बोली की लोकप्रियता बढ़ती है। उर्दू से, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले उस वक़्त थे, चूंकि मुस्लिम शासनकाल में उर्दू, अरबी, फारसी का महत्व ज्यादा था, तो ऐसे में उपन्यास की लोकप्रियता बढ़ती है। आपके रचनाएं थी भूतनाथ, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी,
और इसी तरह से खत्री जैसे दूसरे रचनाकार, बड़े रचनाकार कहलाते हैं गोपाल दास गहमरी। आपने दर्जनों उपन्यास लिखे और एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था जासूस, और जासूसी पर आधारित ही उपन्यास आपने एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से निकालना आरंभ किया। आपकी पत्रिका में धारावाहिक रूप से ये उपन्यास प्रकाशित होते रहे। आप भी खत्री की तरह लोकप्रिय होते हैं। पहले उपन्यासों में तिलस्म हुआ करता था, घटनाएं होती थी, लेकिन जासूस पर आधारित उपन्यासों में कोई घटना घट जाती है, घटी हुई घटना, उस घटना की फिर जांच पड़ताल करने के क्रम में उपन्यास आगे बढ़ता है। इसी दौर में लजाराम मेहता, किशोरीलाल गोस्वामी की रचनाएं सामने आती है। जिस तरह से प्रेमचंद 1881 से 1936 तक लिखते रहे, आप 1918 से 1936 तक लगातार लिखते हैं। इसके पहले का काल प्रेमचंद से पूर्व और आपके बाद लिखा जाने वाला प्रेमचंद प्रेमचंदोत्तर युग कहलाता है। आपके दौर में चरित्र प्रधान उपन्यास लिखे जाते हैं, जो वास्तविक और क्रमबद्ध विकास हम उपन्यास का देख सकते हैं, या उपन्यास का निजी स्वरूप बनता हुआ दिखाई देता है। यूं कह सकते हैं जैसे व्यक्तित्व बनता है, उसी तरह से उपन्यास भी एक विश्वास हासिल करता हुआ नजर आता है। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिख रहे थे। सोजे वतन, जिसे अंग्रेज जब्त कर लेते हैं, और इसके बाद आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है लिखने के लिए, क्योंकि देश आजादी के लिए लड़ रहा था, देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे में आपकी कलम से स्वतंत्रता की मांग, क्रांति की बू आती थी, तो अंग्रेजों ने सोजे वतन को जब्त कर लिया गया और प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद प्रेमचंद नाम उभर करके आता है, वरना इससे पहले वो धनपत राय के नाम से लिखा करते थे। प्रेमचंद के गोदान, यहां तक कि सेवा सदन से लेकर के गोदान तक आपने दर्जन भर उपन्यास लिखे। आपका एक तरह से प्रेमचंद के ट्रेंड पर कई रचनाकार सामने आते हैं। प्रेमचंद युग में लिख रहे थे कौशिक, सुदर्शन, चंडी प्रसाद, मुंशी प्रताप नारायण, वृंदावन लाल वर्मा। ये एक तरह से प्रेमचंद के पैटर्न पर, प्रेमचंद की शैली, शिल्प पर लिखने वाले रचनाकार थे। इससे अगर हम पैरेलल, समानांतर दूसरा रचनाकार देखें तो जयशंकर प्रसाद सामने आते हैं, जो तितली और कंकाल जैसा उपन्यास लिखते हैं। आप प्रेमचंद जो आदर्श को लेकर के एक पात्र गढ़ते थे और आदर्श स्थापित करते थे, गोदान तक आते आते आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर आप विकास करते हैं। लेकिन जयशंकर के यहाँ आदर्श की अपेक्षा यथार्थ का बोलबाला होता है। तीसरा रूप हमें वृंदावन लाल वर्मा के यहाँ दिखाई देता है, जो झांसी के रहने वाले थे। बुंदेलखंड का अतीत आपकी रचनाओं में दिखाई देता है, चित्रित होता है, वर्णित होता है। आप जिस झांसी के रहने वाले थे, उसी झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई, तो एक पूरा उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर लिखा जाता है। अन्य रचनाएं आपकी थी गढ़कुंडार, विराटा की पद्मनी, मृगनयनी, अहिल्याबाई, टूटे कांटे आदि। आपके उपन्यासों में प्रकृति चित्रण, रोमांस, सामाजिकता और पात्रों में आजादी पाने की ललक
कुर्बान होने की भावना दिखाई देती है। इसी दौर में एक नाम उभर के आता है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। ये जिस तरह से पीछे उग्र लगाते हैं, आपकी रचनाओं में भी इस तरह की उग्रता का प्रदर्शन होता है। शिव पूजन सहाय जैसे रचनाकार थे। एक तीसरा पैटर्न होता है जिसमें मनोविश्लेषण की दृष्टि से चरित्र चित्रण किया जाता है। जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार के अलावा अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषण करते हुए रचनाओं को निरूपित करते हैं। यह कह सकते हैं कि परीक्षा गुरु के बाद एक बदलाव आया कि प्रेमचंद ने जिस तरह से रचनाएं की, प्रेमचंद ने पहचान पाई, प्रेमचंद का जो स्थान बना परीक्षा गुरु के बाद, वही स्थान प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र का कहा जाता है। क्योंकि सामाजिक उपन्यास प्रेमचंद लिख रहे थे, उस दौर में आप मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण वाले उपन्यास लिखते हैं। आपके खास प्रमुख उपन्यास कहे जाते हैं सुनीता, सुखदा, त्यागपत्र, जयवर्धन और मुक्तिबोध। परख सुनीता में नई शैली अपनाई जाती है। उपन्यास के बारे में कहा जाता है, जैनेन्द्र लिखते हैं कि उपन्यास में जैसी दुनिया है वैसी हकीकत में नहीं होती, बल्कि ये कह सकते हैं कि कुछ ऊपर उठी हुई होती है। आपको थोड़ी अलग और थोड़ा उच्च स्तर उसमें दिखाई देगा। आगे ये 1905 से 1988 तक रचनारत रहते हैं। आपका बहुत चर्चित उपन्यास शेखर एक जीवनी सामने आता है। अन्य उपन्यास नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी महज 2-3 पात्रों को लेकर के चलता है। शेखर एक जीवनी यूं कह सकते हैं कि भारतीय सामाजिक परंपरा में एक क्रांतिकारी नायक के रूप में उभर करके आता है। शेखर एक ऐसा पात्र जो क्रांति करने के चलते कैद कर लिया जाता है और फांसी की सजा होती है। उस रात्रि में, जो अंतिम रात है उसकी, उस रात में जो कुछ देखता है वो उसके तहत अतीत में जाता है और उपन्यास 2-3 खंडों तक चलता है। इस तरह से ये उपन्यास कई सामाजिक मान्यताओं आदि को एक तरह से नया रूप देता हुआ नजर आता है। प्रेमचंद्रोत्तर काल में कुछ खास नाम उभर करके आते हैं। भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री, यशपाल, अज्ञेय, रेणु साहनी, भीष्म साहनी आदि। राजेंद्र यादव जो हंस के संपादक रहे, अधिकांश पाठक जो साहित्य के हैं वो अच्छी तरह से बखूबी परिचित है कि राजेंद्र यादव कथाकार रहे, कई उपन्यास लिखे और हंस के संपादकीय से वो अपनी एक धारदार लेखनी से परिचित कराते रहे। आपकी सधर्मणि मन्नू भंडारी उतनी उत्कृष्ट रचनाकार रही जो आगे चल करके स्त्री विमर्श में जिनका नाम दर्ज किया जाता है, जिसमें आगे चल करके कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग और उषा प्रियंवदा आदि रचनाकार एक स्त्री के पात्र को, चरित्र को खास मुकाम तक पहुंचाती है, उनकी अस्मिता की पहचान कराती है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने, राजेंद्र यादव ने उखड़े हुए लोग जैसे उपन्यास लिखे, तो 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी और दोनों ने मिलकर एक प्रयोग किया जिसमें स्त्री पात्रों को मन्नू भंडारी रचित और पुरुषों को, पात्र को राजेंद्र यादव लिखते हैं। आगे चलकर के उपन्यास की प्रवृत्ति जिसमें हम ये देखते हैं दलित और आदिवासी
जीवन को लेकर के उपन्यास लिखे जाते हैं। स्त्री लेखिकाएं स्त्री अस्मिता को केंद्र में रख करके स्त्री विमर्श चलाती हुई निबंध, कहानी, उपन्यास, कविताएं करती है। तो इस तरह के उपन्यास सामने आते हैं, तब पता चलता है कि आंचलिक उपन्यास का एक ट्रेंड चला, जो रेणु ने पूर्णिमा जिले, बिहार के पिछड़े जिले को लेकर के आधार रखा। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास आप देख सकते हैं। हम कुछ खास विशेष उपन्यासों की अगर हम चर्चा करें, भगवती चरण वर्मा का नाम आया, जिसमें चित्रलेखा उपन्यास का जिक्र हुआ। चित्रलेखा एक ऐसा उपन्यास है जो पहली नजर में ऐसा लगता है कि वृंदावन लाल वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह ऐतिहासिक उपन्यास होगा, लेकिन ये केवल इतिहास की पृष्ठभूमि पर केवल दो पात्र होते हैं, बाकी सामाजिक चरित्र चित्रण के कारण ये उपन्यास सामाजिक उपन्यास कहलाता है। गोदान किसान जीवन को लेकर के प्रेमचंद ने ऐसा चरित्र खड़ा किया गया जिसमें किसान की ट्रेजेडी, त्रासदी सामने आती है कि किस तरह से किसान ऋणग्रस्त रहता है जिंदगी भर और ऋण में ही वो मर जाता है। खास करके सेवाश्रम, प्रेमाश्रम और गोदान, ये दो उपन्यास, हालांकि प्रेमचंद के कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन आदि उपन्यास रहे। यशपाल का झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया। एक इंच मुस्कान का जिक्र हो गया कि दोनों मिलकर के इस उपन्यास को लिखते हैं। हम कह सकते हैं कि उपन्यास वाकई में लोकप्रिय विधा रही है। इसमें विशेष उपन्यास सुनंदा की डायरी, जो राजकिशोर का उपन्यास है, ये आज से 2-3 साल पहले सामने आया और ये भी एक प्रयोगशील उपन्यास कहलाएगा, ठीक वैसे ही जैसे अज्ञेय का शेखर एक जीवनी उपन्यास है। शेखर एक जीवनी प्रयोग रहा। सुनंदा की डायरी में महज 2 ही पात्र होते हैं। जैसा कि शुरू में हमने बताया था कि उपन्यास में दर्जनों ढेरों पात्र होते हैं और कहानी में कम पात्र होते हैं, लेकिन सुनंदा की डायरी एक ऐसा उपन्यास है जिसमें महज 2 ही पात्र होते हैं, एक सुनंदा और दूसरा एक पुरुष पात्र। इन दोनों के बीच में जो डायलॉग होता है, संवाद होता है, वो देश में चल रही बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, संकट, समस्याएं आदि पर आधारित होता है। उनको लेकर के डिस्कस करता हुआ उपन्यास की शैली में पाठक इसको पढ़ करके कई समस्याएं जैसे आतंकवाद या सांप्रदायिक सद्भाव आदि, ऐसे महत्वपूर्ण, नक्सलवाद, ऐसी जो देश के सामने समस्याएं हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ता है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुका एक महत्वपूर्ण पूर्णिया जिले पर लिखा गया ऐसा उपन्यास है। इसके बाद अंचल विशेष को लेकर के उपन्यास लिखने का चलन बढ़ा। चूंकि महाकाव्य में नायक होता है, महानायक होता है, उपन्यास में नायक होता है मध्यम वर्ग का, लेकिन मेला आंचल में यानी आंचलिक उपन्यास में कोई नायक नहीं होता, बल्कि पूरा अंचल ही नायक होता है। हालांकि मोटे तौर पर जो डॉक्टर नाम का पात्र आता है वो कुछ हद तक नायक सा लगता है, पर यह कहा जाता है कि नायक वहां ऐसे उभर करके आता है जैसे अंचल विशेष हो। दूसरी पुस्तक जो आपको दिखाई दे रही है उपन्यासों में आदिवासी भारत, ये दिखाती है कि आदिवासी जीवन पर जो उपन्यास लिखे गए हैं अब तक, उनका मूल्यांकन किया गया कि एक वो वर्ग जो मध्यम वर्ग में भी नहीं आता, शहर में भी नहीं रहता है, गांव में भी नहीं रहता, जंगल में रहता है, उन जंगल, जमीन, पहाड़,
आदि के लिए लड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है, उसकी अस्मिता खोती जा रही है, उसकी पहचान कराते हुए उपन्यास सामने आ रहे हैं। हम एक और जब विमर्श की बात करते हैं उपन्यास में या साहित्य में, तब हमारे सामने स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श जैसी प्रवृत्तियां दिखाई देती है। तो ऐसे में हाल ही में, जिसपे आजकल पीएचडियां भी होने लगी है, वसीयत नाम से ये रचना है डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की। कृष्णा सोबती का समय सरगम इसी श्रृंखला में आता है। और भी 8-10 उपन्यास इस तरह के हैं, ये वृद्ध जीवन को लेकर के लिखे गए हैं। सूरज सिंह नेगी का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि इन्होंने न केवल वसीयत बल्कि अन्य 3 उपन्यास जो लिखे, वो पिता पुत्र को लेकर के उनके बीच के संबंध में पीढ़ीगत अंतराल के चलते जो समस्याएं आती है, उसे लेकर के आप एक नहीं 3-3 रचनाएं करते हैं। ये एक ऐसा रचनाकार है जो केवल वृद्ध जो हाशिए पर चला जा रहा है लगातार, वो किस तरह से उसके प्रति नई पीढ़ी संवेदनशील हो सके, इसलिए वो पुनः उसी पात्र को लेकर के, पिता पुत्र को लेकर के अलग अलग कोण से, अलग अलग कथानकों में बुन करके उपन्यास लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कहने में, जो कि संक्षेप में कहना था, कि उपन्यास क्या है और उपन्यास क्यों कर लोकप्रिय हुआ, उपन्यास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आज कविता से ज्यादा, काव्य से ज्यादा कहानी, और कहानी से भी ज्यादा उपन्यास पढ़े इसलिए जाते हैं कि आदमी इस दौर में जितना तनावग्रस्त है, उस तनाव को रिलीज करने में अगर आप उपन्यास के पाठक हैं और लगातार पाठक बने रहते हैं, तो आप आज के जद्दोजहद को, आज के द्वंद्व को सामना कर सकते हैं, और इस तरह से आप हिंदी के आदमी होने की एक भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद।